तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशंस, और उनके बेसिस पर हमने कैलकुलेट किया था पावर, एवरेज पावर के लिए फार्मूला कैलकुलेट किया था। और ये देखा था कि एवरेज पावर के फार्मूला में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है जिसको बोलते हैं पावर फैक्टर। और ये पावर फैक्टर की जो वैल्यू है यानी कि कॉस फाई, ये फाई पर डिपेंड करता है। और जहाँ पे और फाई क्या चीज़ था, फाई था वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम ऐसा कैलकुलेशन में ले लेते हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं है, लेकिन फैक्ट ये है कि डिफरेंट टाइप के एसी सर्किट्स में डिफरेंट फेज डिफरेंस होता है। तो क्या क्या टाइप ऑफ एसी सर्किट्स हो सकते हैं, उनके बीच फेज डिफरेंस हम कैसे पता लगाएंगे, कितना फेज डिफरेंस होगा, कौन से टाइप के सर्किट में कितना फेज डिफरेंस होगा, और उस फेज डिफरेंस की वजह से पावर फैक्टर की वैल्यू पर क्या असर पड़ेगा, पावर फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन दैट पर्टिकुलर एसी सर्किट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये हमारा अब डिस्कशन शुरू होगा। तो हमारा जो एवरेज पावर इन एसी सर्किट का फार्मूला आया था वो ये आया था, एवरेज पावर इन एसी सर्किट। ये हमारा फार्मूला आया था एवरेज पावर के लिए, पी बार वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। तो ये जो कॉस फाई है इसी को कहते हैं पावर फैक्टर। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। कई बार एग्जाम में पावर फैक्टर कैलकुलेट करने बोला जाता है तो स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि फाई की वैल्यू निकाल देते हैं और बोलते हैं यही पावर फैक्टर हो गया। तो ऐसा नहीं है, फाई इज फेज डिफरेंस। तो फाई का जब कॉस करेंगे तब हमें मिलेगा पावर फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। अब आगे देखते हैं डिफरेंट एसी सर्किट्स में इसी चीज़ को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, एवरेज पावर देखेंगे कितना कैलकुलेट करके आता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर ओनली। ठीक है, एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर ओनली। ठीक है, ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ एक रेजिस्टर लगा हो और एसी सप्लाई दिया जाए, तो उसके लिए कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आता है। तो ये मान लो हमारे पास एक रेजिस्टर है, आर इसका रेजिस्टेंस है, और इसमें एसी सप्लाई दिया गया है। तो एसी के लिए इस तरह का सिंबल यूज किया जाता है। ठीक है, बैटरी में तो पता ही होगा, ये रेजिस्टर था और बैटरी में ऐसा सिंबल यूज करते थे। ठीक है, बड़ी लाइन मतलब हायर पोटेंशियल, छोटी लाइन मतलब लोअर पोटेंशियल, और ऐसे करंट का डायरेक्शन दिखा सकते थे। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से शुरू होगा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी में वापस आ जाएगा। लेकिन एसी में हम ऐसा कोई करंट का डायरेक्शन शो नहीं करेंगे, क्योंकि एसी में करंट का डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। तो किसी एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में दिखाने की जरूरत नहीं है, और न ही यहाँ पर इसके दोनों तरफ प्लस या माइनस लिखने की जरूरत है, क्योंकि ये पोलैरिटी भी लगातार चेंज होती रहती है। तो इसमें हमें लिखने की जरूरत नहीं कि किधर प्लस होगा किधर माइनस होगा। ठीक है, तो ये हमारा सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर ओनली हो गया। कौन सा, ये वाला। ठीक है, ये नहीं, ये तो हमने ऐसे डीसी के लिए बना के दिखाया था। तो इस सर्किट में मान लो कि एक वोल्टेज दिया गया है। ठीक है, लेट वोल्टेज सप्लाई, इस एसी सर्किट में वोल्टेज सप्लाई हमारी मान लो इतनी है, ये उसकी इक्वेशन है वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज दिया गया है। ठीक है, तो इस सर्किट में करंट की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो क्या होगा, देयरफॉर अल्टरनेटिंग करंट थ्रू द रेजिस्टर से कितनी करंट पास हो रही है ये कैलकुलेट करते हैं। तो करंट थ्रू द रेजिस्टर क्या होगा, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, ये हो जाएगा करंट की वैल्यू। तो यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू लिखते हैं वी नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, और वी नॉट बाय आर, वी नॉट क्या चीज़ है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज को जब हम रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो हमें करंट की भी पीक वैल्यू ही मिलेगी। तो वी नॉट बाय आर को हम लिख सकते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट साइन ओमेगा टी।
तो ये जो इक्वेशन आ गई है ये हमारी करंट की इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और 2 यहाँ जो आए हैं, इनके फेजेस को, इन इक्वेशंस में जो फेज दिखाई दे रहा है उसको कंपेयर करने से हमें पता चल जाएगा कि वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना है। तो ये वाला जो पार्ट होता है, जो साइन या कॉस इसके अंदर लिखा हुआ है, ये होता है फेज। तो वोल्टेज का फेज हमने देखा ओमेगा टी है, करंट का फेज अगर देखते हैं वो भी ओमेगा टी है, यानी कि फेज डिफरेंस दोनों के बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस इस केस में 0 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, therefore from equations 1 and 2 phase difference between voltage and current is phi equal to 0। दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों का फेज एक बराबर है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज 0, और ऐसे भी लिख सकते हैं V and I आर इन सेम फेज। इस केस में यानी ये जो हमारा सर्किट है जिसमें रेजिस्टर ओनली है, दोनों सेम फेज में है। ठीक है, ये फेज लिखा हुआ है, सेम फेज। तो सेम फेज में है तो फिर पावर फैक्टर क्या होगा, देयरफॉर पावर फैक्टर इस सर्किट के लिए, इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए जिसमें सिर्फ रेजिस्टर है, cos पाई हो जाएगा cos 0 यानी कि 1। तो जब पावर फैक्टर हमारा 1 हो गया तो फिर एवरेज पावर लिख सकते हैं, देयरफॉर एवरेज पावर कंज्यूम्ड पर साइकिल, एक साइकिल में कितनी पावर कंज्यूम हुई। तो ये हमारा फार्मूला क्या था, ये फार्मूला था P बार इक्वल टू VRMS IRMS cos फाई, ये फार्मूला था। तो cos फाई तो हमारा 1 हो गया, तो P बार की वैल्यू क्या आ गई, VRMS इंटू IRMS, ये वैल्यू आ गई। अब अगर चाहें तो VRMS IRMS इनकी वैल्यूज को R के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो VRMS को हम लिख देते हैं IRMS इंटू R, और ये IRMS, तो P बार हमारा आ जाता है IRMS स्क्वायर इंटू R। ठीक है, और IRMS को यदि चाहें तो हम लिख सकते हैं I0 बाय रूट 2 स्क्वायर इंटू R। ये वैल्यू कहाँ से आई, क्योंकि RMS वैल्यू क्या होती है, RMS वैल्यू होती है पीक वैल्यू का 1 बाय रूट 2 टाइम्स। तो उसी को हमने यहाँ पर यूज कर लिया। तो अगर इसको और थोड़ा सॉल्व करें तो P बार इक्वल टू आ जाता है I स्क्वायर I0 स्क्वायर R का 1 बाय 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये एवरेज पावर की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर देखो ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम पावर कंजम्पशन है। किसी भी सर्किट में अगर सिर्फ एक रेजिस्टर लगा हुआ है तो पावर कंजम्पशन मैक्सिमम होगा। क्यों मैक्सिमम होगा, क्योंकि एवरेज पावर का फॉर्मूला हमारा ये है। ठीक है, इसमें VRMS और IRMS की वैल्यूज तो फिक्स हैं, बिकॉज VRMS है V0 बाय रूट 2 और IRMS है इसी तरह से I0 बाय रूट 2। तो इनकी वैल्यूज तो फिक्स हैं। तो जो डिसाइडिंग फैक्टर है कि कितना पावर कंज्यूम होगा वो है cos फाई, इसीलिए इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर की वैल्यू जब 1 है यानी कि वो मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो जब पावर फैक्टर मैक्सिमम होगा तो एवरेज पावर कंजम्पशन भी मैक्सिमम होगा। तो याद रखने वाली बात क्या है, दो बातें हैं कि सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर ओनली में फेज डिफरेंस होता है 0, यानी कि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं, जिसकी वजह से पावर फैक्टर की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है यानी कि 1 हो जाती है, और इसलिए एवरेज पावर कंजम्पशन भी मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, तो ये जो एवरेज पावर यहाँ पर आया है वो है मैक्सिमम पावर कंज्यूम्ड। ठीक है, मैक्सिमम पावर इज कंज्यूम्ड इन ए सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर ओनली, ये बात याद रखने वाली है। ठीक, और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें आगे डिफरेंट एसी सर्किट्स को पढ़ने के लिए काम आएगी, जिसको हम कहते हैं फेजर डायग्राम। ठीक है, फेजर डायग्राम बहुत काम की चीज़ है, ये बहुत सारे कैलकुलेशन को इजी बना देता है। ठीक, तो फेजर डायग्राम में फेजर्स यूज किए जाते हैं। फेजर, तो फेजर क्या चीज़ होता है, फेजर एक तरह का रोटेटिंग वेक्टर होता है। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा याद रख सकते हैं कि फेजर जो है
वो एक तरह का रोटेटिंग वेक्टर है, यानी ऐसा वेक्टर जिसका टेल को फिक्स कर दो और उसका जो हेड है उसको डिफरेंट एंगुलर पोजीशन में रखकर हम फेज को एक्सप्रेस कर सकते हैं डायग्राम की हेल्प से। देखो फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास ये एक फेजर था, ऐसे हम एक्सिस बना लेते हैं, जैसे वेक्टर्स में बनाते हैं उसी तरह से ये एक्सिस बना लिया, और ये हमारे पास सपोज एक फेजर है, ठीक है। तो फेजर का ये वाला जो एंड है यानी टेल है ये अपनी जगह में ऐसे फिक्स रहेगा, और फेजर का जो हेड है वो यहाँ पर है अभी इस किसी एंगुलर पोजीशन पर ऐसे है, और ये फेजर है मान लो हमारा, चलो वोल्टेज को ही ले लेते हैं, ये हमारा वोल्टेज फेजर है सपोज। तो ये जो लेंथ है ओपी जो लेंथ है फेजर की, ये वोल्टेज की पीक वैल्यू को बताएगा, पीक वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं लेंथ ऑफ द फेजर, लेंथ ऑफ द फेजर जो है वो पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, पीक वैल्यू, ठीक है। और ये जो एंगल बन रहा है पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जो एंगल बनता है, ये एंगल फेज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये जो वैल्यू है ओमेगा टी ये है फेज। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये तो पहली बात हुई। ये दूसरी बात, एंगल फ्रॉम पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है फेज को, ठीक है, ये फेज को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे हमारा वोल्टेज का इक्वेशन अगर है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन है, तो ये जो OP लेंथ है ये V नॉट को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो एंगल है ये फेज को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला जो एंगल, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो और एक काम भी कर सकते हैं, जब हमें दो फेजर्स बताने हो तो उनका फेज डिफरेंस बताने के भी दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि ये तो हमने एक्सिस बना ली अपने, मान लो हमारे पास दो फेजर हैं, एक है ये V नॉट साइन ओमेगा टी, और दूसरा हमारे पास फेजर है I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई है, सपोज ये हमने ऐसे ही मान लिया है, और एग्जाम्पल के लिए कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा I नॉट जो है वो साइन ओमेगा टी प्लस पाई हो, ठीक है, माइनस भी हो सकता है, हमने एग्जाम्पल के लिए ऐसा ले लिया। चलो यहाँ फिर से लिख देते हैं, थोड़ा यहाँ ओवर राइटिंग हो गया, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई। तो इन दोनों को देखने से पता चलता है कि वोल्टेज का तो फेज ओमेगा टी है और करंट का फेज है ओमेगा टी प्लस फाई, यानी दोनों के बीच में फेज डिफरेंस फाई है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एक तो यह है कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही वोल्टेज भी बना दो, यहाँ पर भले ही इसका फेज ओमेगा टी था बट हमने इसे हॉरिजॉन्टल लाइन पर बना दिया, और करंट वाला फेजर हमने यहाँ बना दिया, ये करंट वाला फेजर है, और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस फाई दिखा दिया। सिर्फ फेज डिफरेंस हमने दिखाया है इस डायग्राम की हेल्प से, ठीक है। इसमें एक्चुअल फेज हमने नहीं दिखाया, सिर्फ फेज डिफरेंस दिखाया, ठीक है। तो एक्चुअल फेज भी अगर हमें दिखाना हो, इसमें तो हमने सिर्फ ओनली फेज डिफरेंस एक्सप्रेस किया है। अगर एक्चुअल फेज भी दिखाना है फेज डिफरेंस के साथ साथ, तो उसको दिखाने का ये तरीका है कि पहले तो ऐसे ही एक्सिस जैसा बना लो, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, और फिर वोल्टेज हमने दिखा दिया, पहले ये वोल्टेज दिखा दिया और इसका ओमेगा टी फेज दिखा दिया, ये वोल्टेज वाला फेजर है, और प्लस फाई है तो करंट को इससे ज़्यादा एंगल पर दिखाया जाएगा, ठीक है। ये करंट है, ये इधर से एंगल मेजर किया जाता है, ये यहाँ तक ओमेगा टी हुआ, प्लस फाई है तो इसमें इतना और ऐड कर देंगे, यानी कि ये फाई हमने यहाँ दिखा दिया, ठीक है। तो करंट का फेज ऑफ करंट टोटल क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि ओमेगा टी प्लस फाई, और सिर्फ वोल्टेज का फेज दिखाना है तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, यानी कि ओमेगा टी। तो हमने फेज डिफरेंस भी दिखा दिया और एक्चुअल फेज भी दिखा दिया, वोल्टेज और करंट का। एक तरीका ये। तो हमारे पास जो अभी हम जो सॉल्व करेंगे, जो डेरिवेशंस करेंगे, उसमें हमें सिर्फ फेज डिफरेंस दिखाने की जरूरत पड़ेगी। तो हम ये वाला डायग्राम भी बना सकते हैं और ये वाला भी बना सकते हैं, दोनों में से कोई भी बना सकते हैं। तो सही तो दोनों ही हैं, बट बेटर ऑप्शन होता है कि जब हम एक्चुअल फेज भी रिप्रेजेंट करें, फेज डिफरेंस के साथ साथ एक्चुअल फेज को भी रिप्रेजेंट करें। बट अगर किसी को ये डिफिकल्ट लगता हो एक्चुअल फेज वाला डायग्राम, तो वो ओनली फेज डिफरेंस वाला दिखा करके भी काम चला सकता है, ठीक है।
तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर एक और चीज बता देते हैं, मान लो कि करंट का फेज होता ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है, तो मान लो ऐसे था, वोल्टेज का फेज था साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन थी, तो वोल्टेज का फेज हो गया ओमेगा टी, और करंट का फेज मान लो था इससे कम, सपोज ओमेगा टी माइनस फाइव था, ऐसे था, ठीक। तो फेजर डायग्राम में क्या बनाओगे, ओमेगा टी में से फाइव माइनस कर दोगे, तो ये हमारा एक्सिस बन गया, और ये बन गया हमारा वोल्टेज वाला फेजर बन गया, और ये ओमेगा टी, ठीक है। माइनस फाइव है, ओमेगा टी में से फाइव कम करना है, तो करंट इस तरफ बना दिया जाएगा, ठीक है, ये फाइव हो गया। तो अब करंट का फेज हो जाएगा कितना, ओमेगा टी माइनस फाइव। यहाँ नीचे बनाएंगे, ये गलत बन गया है, इस तरफ बनाना होगा। एक मिनट, इसको ठीक कर देते हैं, ओमेगा टी माइनस फाइव इसको बनाना है, तो इस तरफ बनाना होगा ऐसे, ठीक है, ये फाइव, तो हो जाएगा ओमेगा टी माइनस फाइव। तो ये करंट के लिए हो गया। तो इस तरह से फेज डिफरेंस और एक्चुअल फेज को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अब हम इसी चीज को यूज करते हैं फेजर डायग्राम को, किसमें, हमारा जो अभी डिस्कशन चल रहा था सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर ओनली, ये था। तो इसमें हमने क्या देखा कि फेज डिफरेंस जीरो है, वोल्टेज और करंट के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। तो इस बात को फेजर डायग्राम से अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, तो यहां पर हम लिख लेते हैं फेजर डायग्राम फॉर ए सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर ओनली, ठीक है, रेजिस्टर ओनली सर्किट के लिए फेजर डायग्राम। तो रेजिस्टर ओनली में हमने देख लिया है कि वोल्टेज था साइन ओमेगा टी, और करंट क्या था, करंट था आई नॉट साइन ओमेगा टी, दोनों के बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं है, इसका भी फेज ओमेगा टी, इसका भी फेज ओमेगा टी, यानी कि फेज डिफरेंस इज जीरो। तो फेजर डायग्राम में जैसे भी बताया दो तरीके हैं फेजर डायग्राम बनाने के। एक तो तरीका ये है कि वोल्टेज और करंट दोनों का एक्चुअल फेज शो कर दो, ये हमारा वोल्टेज वाला फेजर था, ठीक है, इसका फेज है ओमेगा टी, और करंट वाला फेजर भी इसी लाइन के ऊपर अगर हमने बना दिया, ये करंट वाला फेजर यहाँ ऐसे अलग से एरो बना देंगे, ये करंट है, तो दोनों का फेज ओमेगा टी हमने शो कर दिया, दोनों एक ही लाइन पर आ गए। एक तरीका तो ये है जिसमें एक्चुअल फेज दिखाया गया है, और दूसरा मेथड जो है फेजर डायग्राम बनाने का, उसमें क्या करेंगे, हम एक्चुअल फेज नहीं दिखाएंगे, ये वोल्टेज और इसी लाइन पर बना दिया करंट, तो इसमें भी फाई इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट हो रहा है, इसमें भी फाई इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। सेकंड वाले में हमने सिर्फ डिफरेंस दिखाने के लिए बनाया है, और ये वाला एक्चुअल फेज के लिए बनाया है, तो कोई भी बना करके हम काम चला सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फेजर डायग्राम फॉर ए सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर ओनली। तो सिमिलर टाइप का एनालिसिस हमें करना है सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली के लिए, ये सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर ओनली हो गया, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के जो एसी सर्किट्स पढ़ेंगे उनमें डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। तो ये सिंगल कंपोनेंट के लिए पहले हम करेंगे, फिर इनका कॉम्बिनेशन करेंगे, ठीक है। तो अब करते हैं सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। तो एक कैपेसिटर ले लेते हैं, कैपेसिटर में दोनों लाइंस बराबर होने चाहिए, बड़ा छोटा बनाओगे तो बैटरी का सिंबल हो जाएगा, और ये हमने एक एसी सप्लाई इसमें दे दिया, तो ये हो गया सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, सी इसका कैपेसिटेंस है। तो यहाँ पर हमने जो वोल्टेज सप्लाई दिया है, यहाँ ये है मान लो V नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसके लिए हमें करंट की इक्वेशन डिराइव करनी पड़ेगी और देखना होगा कि वोल्टेज के साथ में फेज डिफरेंस कितना आ रहा है। तो लेट AC
वोल्टेज अप्लाइड इन द सर्किट, अप्लाइड एसी वोल्टेज है हमारा इतना V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो करंट की इक्वेशन कैपेसिटर के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कैपेसिटर में जैसे कि पता है कि जब मान लो इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा तो कैपेसिटर पर इस तरफ से चार्ज जाने लगेगा, यहाँ पर चार्ज आएगा कैपेसिटर पे पॉजिटिव और इधर नेगेटिव माइनस क्यू, फिर यहाँ पोलैरिटी चेंज होगी तो फिर इधर प्लस हो जाएगा इधर माइनस हो जाएगा, तो बार बार डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज होता रहेगा। क्यों मैग्नीट्यूड चेंज होगा? क्योंकि यहाँ जो वोल्टेज है वो भी साइनसॉइडल वोल्टेज है। साइनसॉइडल मीन्स जो इस तरह से घटता बढ़ता है। तो कैपेसिटर पर किसी इंस्टेंट पर कितना चार्ज है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट एट एनी इंस्टेंट चार्ज ऑन द कैपेसिटर, कैपेसिटर पर किसी इंस्टेंट पर कितना चार्ज होगा। तो Q इक्वल टू क्या लिखते हैं? Q इक्वल टू लिखते हैं CV। ठीक है, ये कहाँ से आया? ये आया यहाँ से, कैपेसिटेंस की जो डेफिनेशन पढ़ी थी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये पढ़ा था। Q इक्वल टू CV यहाँ से आया। तो अगर C तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, वोल्टेज की वैल्यू लिखते हैं V नॉट साइन ओमेगा टी। तो अगर इस इक्वेशन को देखो तो ये जो CV नॉट है ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, और ये साइन ओमेगा टी हमें क्या बता रहा है? ये साइन ओमेगा टी हमें ये बता रहा है कि टाइम के साथ साथ कैपेसिटर पर जो चार्ज है वो भी चेंज होता रहेगा। तो सी वी नॉट तो कांस्टेंट है और साइन ओमेगा टी के अकॉर्डिंग चार्ज चेंज होगा। तो चार्ज वेरिएबल है, कैपेसिटर पर टाइम के साथ साथ चार्ज चेंज हो रहा है, यानी Q इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो अगर Q फंक्शन ऑफ टाइम है तो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज कैपेसिटर के लिए निकालेंगे। वही रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा? वही सर्किट में उस इंस्टेंट पर फ्लो होने वाला करंट हो जाएगा। देयरफॉर करंट इन द सर्किट, सर्किट में करंट कितना होगा? करंट क्या होता है? करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, ये टाइम का फंक्शन है। तो डी ओवर डी टी ऑफ चार्ज, चार्ज की वैल्यू क्या है? सी वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये चार्ज की वैल्यू है। अब सी वी नॉट तो इसमें है कांस्टेंट, तो उसको कॉमन ले लेंगे। सी वी नॉट इधर क्या बचता है? डी ओवर डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करने से क्या मिलता है? साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करने से मिलेगा कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। अब इसको ऐसे लिख लेते हैं ओमेगा सी वी नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये आ गई हमारी करंट की इक्वेशन। और इसमें थोड़ा सा और रीअरेंजमेंट करेंगे तो ये हमारी इक्वेशन थोड़ी अच्छी भी दिखने लगेगी, सुंदर भी दिखने लगेगी, और साथ ही साथ इसका फेज भी वोल्टेज की इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं। तो जैसा हमने पढ़ा था 11 क्लास में, एसएचएम में भी पढ़ा था कि अगर दो एसएचएम की इक्वेशन दी हुई हो और उनका फेज अगर कंपेयर करना हो, फेज डिफरेंस निकालना हो, तो दोनों इक्वेशन एक ही तरह से लिखी होनी चाहिए, यानी कि दोनों या तो कॉस में लिखी हो, दोनों या फिर साइन में लिखी हो। साइन और कॉस में अलग अलग में लिखी है और फेज कंपेयर करोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि साइन और कॉस फंक्शन सेम फेज में नहीं होते हैं, उनके बीच π/2 का फेज डिफरेंस होता है। तो पहले इस इक्वेशन को हमें रीअरेंज करना पड़ेगा थोड़ा। तो इसमें देखो क्या तरीका है, ध्यान से देखना जरा। इसको हम ऐसे लिखेंगे, हमने इसको जबरदस्ती V नॉट बाय 1 बाय ओमेगा सी ऐसे लिखा। ये जो ओमेगा सी था उसको हम जबरदस्ती V नॉट के साथ डिनोमिनेटर में ले गए, और कॉस ओमेगा टी को अभी ऐसे ही रहने दो, एक एक करके करेंगे सारी चीज़ों को। तो ये जो 1 बाय ओमेगा सी लिखा है इस पर जरा ध्यान देना, ये क्या चीज़ है? 1 बाय ओमेगा सी। ठीक है, इस पर ध्यान दो, ये क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको हमने एक्स सी सिंबल लिखा है। ठीक है, तो ये एक्स सी क्या चीज़ है जरा ध्यान दो। एनालिसिस जो हम अभी कर रहे हैं उस पर, ये वाला जो पार्ट है ये क्या चीज़ है? ये करंट था हमारा, लेफ्ट साइड में है करंट। इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड में करंट है, तो राइट साइड में भी करंट होना चाहिए डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंग। तो डायमेंशनल एनालिसिस क्या कहता है कि ये वाला पार्ट तो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है डायमेंशनलेस,
तो फिर इसके अलावा जो भी चीज़ बचा है यानी कि V नॉट बाय 1 बाय ओमेगा सी, ये बचा हमारा, इसका जो डायमेंशन है वो होना चाहिए करंट वाला। समझ में आ रही बात कि लेफ्ट साइड में करंट था तो राइट साइड में भी करंट होना चाहिए। और ये वाला जो पार्ट है कॉस ओमेगा टी, ये तो डायमेंशन लेस है, तो जो भी बचा है ये वाला क्या बचा है, V नॉट बाय 1 बाय ओमेगा सी, इसका डायमेंशन होना चाहिए करंट का। और इसमें भी हमें ये पता है कि V नॉट तो है वोल्टेज, ठीक है, V नॉट वोल्टेज है। तो अगर डिनोमिनेटर में वोल्टेज सॉरी न्यूमरेटर में वोल्टेज है तो डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए जिससे कि करंट आ जाए, ठीक है। इस तरह से एनालाइज करके सोचेंगे तो अगर न्यूमरेटर में वोल्टेज है और डिनोमिनेटर में क्या है जिससे कि करंट आ जाए, जब हम ऐसे सोचेंगे तो हमें समझ में आता है कि यहाँ जो क्वेश्चन मार्क लगा है वहाँ पर कोई ऐसी क्वांटिटी होनी चाहिए जिसके डायमेंशन रेजिस्टेंस वाले हों, ठीक है, रेजिस्टेंस वाले हों। बट अब सवाल ये उठता है कि हमारा जो सर्किट था उसमें रेजिस्टर तो था ही नहीं, उसमें था कैपेसिटर। तो ये क्या चीज है, ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये जो XC लिखा है या कह लो यहाँ जो क्वेश्चन मार्क लगा है वो रेजिस्टेंस तो नहीं है, लेकिन ये कोई ऐसी चीज है जिसका डायमेंशन रेजिस्टेंस जैसा होना चाहिए, ठीक है। दिस इज नॉट रेजिस्टेंस, बिकॉज रेजिस्टेंस तो होता है रेजिस्टर का, और वो क्यों होता है, क्योंकि रेजिस्टर में जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ये मान लो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो वो जो एटम्स हैं अंदर उनसे कोलाइड करता है, तो उसकी मोशन को कुछ हिंड्रेंस मिलता है, उसी हिंड्रेंस को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। लेकिन यहाँ तो कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर ओनली सर्किट है, इसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो जब रेजिस्टेंस है ही नहीं तो रेजिस्टर कहाँ से आया। लेकिन ये जो डायमेंशनल एनालिसिस किया है उससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर जो भी क्वांटिटी है, ये जो 1 बाई ओमेगा सी है, दिस मस्ट हैव डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस क्वांटिटी को रेजिस्टेंस हम नहीं कह सकते क्योंकि ये रेजिस्टेंस नहीं है, बट इसके डायमेंशंस रेजिस्टेंस जैसे ही हैं। तो एक दूसरा हम यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं जिसको कहा जाता है रिएक्टेंस, ठीक है, रिएक्टेंस। और कैपेसिटर की वजह से इसीलिए इसको कहा जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, XC इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी, और अगर चाहें तो ओमेगा को अगर 2 पाई f लिख दिया तो हो जाएगा 2 पाई FC। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का यूनिट क्या होगा। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का यूनिट भी इसी एनालिसिस से निकलता है कि अगर इधर है वोल्ट, वोल्टेज का यूनिट, और इधर है करंट का यूनिट यानी कि एम्पियर, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो ऑब्वियसली जब यहाँ पर होगा ओम, वोल्ट बाय ओम, तभी एम्पियर आएगा, बिकॉज वोल्ट का मतलब होता है, वोल्ट का मतलब क्या होता है, या ऐसे लिखें V इक्वल टू आई आर वाला जो हमारा रिलेशन था, इससे अगर लिखें तो R इक्वल टू क्या आता है, V बाई आई, यानी कि वोल्ट पर एम्पियर जब होता है तब रेजिस्टेंस का यूनिट यानी कि ओम आ जाता है। तो इसमें भी अगर देखें वोल्ट पर एम्पियर करोगे तो क्वेश्चन मार्क वाली जगह में क्या आना चाहिए, ओम आना चाहिए। इट मीन्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस का यूनिट भी होगा क्या, ओम होगा, ठीक है। ये बात याद रखने इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के दिया जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा कि यहाँ पर कोई क्वांटिटी है, ऐसे लिखा जाएगा, मान लो V नॉट बाई क्वेश्चन मार्क, और ऐसे लिख दिया कॉस ओमेगा टी या साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे क्वेश्चन बता दिया कि कैपेसिटर है, तो तुमसे पूछेगा यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर कौन सी क्वांटिटी होगी और उसका क्या यूनिट होगा, ठीक। तो उसका आंसर होगा कि यहाँ पर होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इसका यूनिट होगा ओम, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और इससे जुड़ी हुई और कुछ खास बातें वो क्या है कि अब इस पर ध्यान दो, ये जो F यहाँ लिखा है, F क्या चीज़ होता है, F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सप्लाई। जो ये ओमेगा एक्चुअली आया कहाँ से, ये ओमेगा आया है इस इक्वेशन से, ठीक है, V नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ से ओमेगा की शुरुआत हुई थी। तो ये जो ओमेगा क्या चीज़ था, ओमेगा था फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सप्लाई, ठीक है। तो AC सप्लाई की फ्रीक्वेंसी F है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना होगा, 2 पाई FC, ठीक। तो AC सप्लाई की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी
जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी रिएक्टेंस उतना ही कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर फ्रीक्वेंसी कम कर दी जाए तो रिएक्टेंस भी कम हो जाएगा। तो कम करते करते हम कितना कम कर सकते हैं? मान लो कि हमने f इक्वल टू 0 कर दिया, 0 फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, ये अल्टरनेटिंग सप्लाई है, इसमें बार बार ऐसे चेंज हो रहा है, तो 1 सेकेंड में कितने बार साइकिल कंप्लीट हुआ, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो f इक्वल टू 0 का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, यानी कि वेरिएशन हो ही नहीं रहा है। तो ऐसा वोल्टेज जिसमें वेरिएशन ही नहीं हो रहा हो वो कहलाता है डीसी सप्लाई, यानी कि जो बैटरी से हमें सप्लाई मिलती है दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सप्लाई, यानी डायरेक्ट करंट जिससे फ्लो होता है। ये है एसी। एसी की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी जरूर होगी, वो कम हो या ज्यादा हो अलग बात है, बट डीसी जब हम देंगे तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0। और अगर फ्रीक्वेंसी 0 हो गई तो XC की वैल्यू क्या आएगी, 0, 1/0, यानी कि क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर किसी सर्किट में डीसी सप्लाई दिया गया है और उसमें अगर कैपेसिटर लगा दिया गया तो कैपेसिटर के कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी। और जैसा कि अभी डिस्कशन चल रहा था कि रिएक्टेंस इज सिमिलर टू रेजिस्टेंस, यानी कि वो करंट फ्लो को अपोज करता है। तो अगर अपोजिशन की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई इसका मतलब कि करंट फ्लो नहीं होगा। तो सीधी सी बात क्या याद रखनी है कि अगर सर्किट में डीसी सप्लाई है और एक कैपेसिटर लगा दिया गया तो उस सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा। कैपेसिटर सप्लाई को ब्लॉक कर देगा, डीसी सप्लाई उसमें से करंट फ्लो नहीं करवा सकता, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना ही रिएक्टेंस कम हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि क्यों कैपेसिटर से एसी सप्लाई देने पर करंट पास होता है और डीसी सप्लाई देने पर करंट पास नहीं होता है। तो उसका ये आंसर है, ठीक है। क्या आंसर है कि डीसी के लिए क्योंकि फ्रीक्वेंसी 0 होती है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है, इसलिए डीसी सप्लाई कैपेसिटर से पास नहीं होती। चलो अब हम फिर से अपने उसी इक्वेशन पर जाते हैं जो करंट का इक्वेशन हमने डिराइव किया था। ये इक्वेशन हमने डिराइव किया था, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये, ठीक है, इसको मिस नहीं करना है। तो ये हमारी इक्वेशन थी, अब हम इसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो करंट की इक्वेशन हमने जो डिराइव की रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज निकालकर, तो वो ये आई V0/1/ωc cos ωt, ये इक्वेशन आ गई। और 1/ωc को हमने अभी डिस्कशन जो किया इतना लंबा चौड़ा उसके अकॉर्डिंग लिख दिया XC, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो वोल्टेज बाय समथिंग लाइक रेजिस्टेंस विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम करंट, ठीक है। तो इसको हमने लिख दिया V0 मतलब मैक्सिमम वोल्टेज, तो मैक्सिमम वोल्टेज जब होगा तो करंट भी मैक्सिमम होगा, तो इसको हमने लिख दिया I0 cos ωt, ठीक है। ये हमारी करंट की इक्वेशन आ गई। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात तुम्हें क्या ध्यान रखनी है कि ये I0 जो है सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर ओनली में तो V0/R था, लेकिन यहाँ पे V0/R नहीं होगा, यहाँ V0/XC होगा, ये बात याद रखनी, ठीक है। अच्छा अब देखो हमें करंट और वोल्टेज का फेज कंपेयर करना था। वोल्टेज की इक्वेशन क्या थी, वोल्टेज की इक्वेशन थी V0 sin ωt। तो यहाँ भी हमें फेज दिखाई दे रहा है ωt, यहाँ भी दिखाई दे रहा है फेज ωt। तो ऐसे तो ये लगता है कि कोई फेज डिफरेंस नहीं है, बट हमारा ये सोचना गलत है, बिकॉज ये साइन का फंक्शन है, ये कॉस का फंक्शन है। तो साइन और कॉस सेम फेज में नहीं होते हैं, तो पहले इस इक्वेशन को साइन के टर्म्स में लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे, I = I0 cos ωt को लिखा जा सकता है sin ωt प्लस π/2, ठीक है। π/2 का फेज डिफरेंस है, cos ωt को हमने लिखा sin ωt प्लस π/2। अब वोल्टेज और करंट का फेज कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलता है कि फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज phi = π/2। दोनों के बीच में π/2 का फेज डिफरेंस है। और साथ ही साथ ये भी देखना पड़ेगा कि दोनों में से
लीड कौन कर रहा है, यानी कि दोनों में से फेज किसका ज्यादा है। तो इक्वेशन 1 और 3 को कंपेयर करने से हमें फेज डिफरेंस तो पता चल ही गया, ये भी पता चल गया कि फेज ज्यादा किसका है। तो इसमें पता चल रहा है कि करंट का फेज ज्यादा है, और कितना ज्यादा है, π/2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक स्टेटमेंट, दैट इज करंट लीड्स द वोल्टेज बाय ए फेज π/2। ठीक है, π/2 फेज से करंट वोल्टेज को लीड करता है, करंट का फेज वोल्टेज से π/2 ज्यादा है। ठीक है, तो हमने ये निकाल लिया फेज डिफरेंस। अब अगर फेजर डायग्राम बनाना हो, फेजर डायग्राम बनाते हैं दोनों के लिए, तो कैसे बनाएंगे, वही दोनों तरीके हैं। या तो सिर्फ फेज डिफरेंस शो कर दो, ओनली फेज डिफरेंस शो करना है तो वोल्टेज को इधर दिखा दिया और करंट को इससे आगे दिखा दिया। ये फाई ऐसे दिखाते हैं फेज डिफरेंस, बट हमारा इस केस में जो फाई है वो कितना है, वो है π/2। ठीक है, तो ये डायग्राम में तो फाई दिखाया है, π/2 अगर फेज दिखाना है तो डायग्राम किस तरह से बनाएंगे, ये दिखा दिया इधर हमने वोल्टेज, और इससे π/2 फेज आगे, ये जो हो गया, ये वोल्टेज और करंट दोनों फेजर के बीच में जो एंगल है, इस केस के लिए ये हो गया π/2। ठीक है, करंट का फेज वोल्टेज से ज्यादा है, तो ये वाला फेजर डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है, I यानी कि करंट लीड्स द वोल्टेज बाय ए फेज π/2। ठीक है, ये डायग्राम ये शो कर रहा है। और अगर एक्चुअल फेज शो करना है, ये तो सिर्फ फेज डिफरेंस शो कर रहा है, ये डायग्राम केवल फेज डिफरेंस शो करता है। अगर एक्चुअल फेज तुम्हें दिखाना हो तो कैसे बनाओगे, इस तरफ बना दो वोल्टेज, और सॉरी इस तरफ वोल्टेज दिखाने से तो फिर खाली फेज डिफरेंस वाली केस हो जाएगी। एक्चुअल फेज अगर दिखाना है तो एक्चुअल फेज कैसे दिखाओगे, ये दिखा दिया ऐसे वोल्टेज। ठीक है, इसका फेज हो गया ओमेगा टी, और इससे ये वोल्टेज वाली जो लाइन है, इस लाइन से π/2 एंगल आगे, ये तो वोल्टेज की लाइन है, इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं, ठीक करने को जाए और खराब हो गया। ठीक है, समझ जाओ ये वोल्टेज की लाइन है, और इससे π/2 फेज आगे ये डायरेक्शन में हो जाएगा करंट, यानी ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा π/2। ठीक है, तो ये करंट है, यहाँ से यहाँ तक ओमेगा टी, और इसमें और आगे चले गए π/2। तो करंट का फेज हमने रिप्रेजेंट कर दिया कितना, ओमेगा टी प्लस π/2, और वोल्टेज का फेज हमने रिप्रेजेंट कर दिया ओमेगा टी। तो एक्चुअल फेज अगर शो करना है तो ऐसा डायग्राम बनाएंगे। चलो फिर से बना देते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही ओवर राइटिंग हो गया है। ये हो गया वोल्टेज, ठीक है, ये वोल्टेज, और इससे π/2 फेज आगे करंट, वोल्टेज का फेज ओमेगा टी, और इसमें π/2 और जोड़ दिया तो हो गया ओमेगा टी प्लस π/2। तो इस तरह से फेजर डायग्राम में हमने फेज डिफरेंस को एक्सप्रेस कर दिया। तो अब क्या बचा, अब बचा है एवरेज पावर कंजम्पशन का कैलकुलेशन। ठीक है, तो फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I हमने पता लगा लिया, और वो आ गया हमारा π/2। ठीक है, देयरफॉर एवरेज पावर कंजम्पशन पर साइकिल, एक साइकिल में कितना पावर कंज्यूम हुआ, किसमें, ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ एक कैपेसिटर लगा हुआ। तो P बार की वैल्यू निकालते हैं, Vrms Irms cos phi की जगह हो गया cos π/2, और cos π/2 हो गया 0। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना है क्या, कि अगर सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर लगा है तो उसमें एवरेज पावर कंजम्पशन 0 होगा। देयरफॉर नो पावर इज कंज्यूम्ड ऑन एन एवरेज in a circuit which contains capacitance only, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि सर्किट में अगर रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ कैपेसिटेंस है, तो कोई पावर कंजम्पशन नहीं होगा।
तो ये हमने दो सर्किट्स आज एनालाइज कर लिए, सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर ओनली, सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। नेक्स्ट क्लास में करेंगे सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली और फिर कॉम्बिनेशन करेंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन यानी कि किसी सर्किट में R और C होगा, किसी में R और L होगा, किसी में LC होगा, किसी में LCR, तीन होंगे। तो इस तरह से हम जैसे यहाँ किया सेम चीजें करेंगे। वोल्टेज की इक्वेशन लिखेंगे, फिर करंट की इक्वेशन डिराइव करेंगे और फिर उन इक्वेशंस से फेज को कंपेयर करेंगे तो फेज डिफरेंस पता चल जाएगा। फेज डिफरेंस पता चलने के बाद में एवरेज पावर कंजम्पशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट